गुड मॉर्निंग क्लास 11th। गौरी में हमने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था कि राधा कृष्ण जी जो कि गौरी के पिताजी हैं, उन्होंने सीताराम जी को अपने घर बुलाया था। सीताराम जी के चरित्र की आपने विशेषता देख ही ली थी। सीताराम जी जब उनके यहाँ आए तो अब उन्हें ये लगा कि अब सिर्फ शादी की तारीख निश्चित करने भर की देर है, लेकिन राधा कृष्ण को तो शुरू से पसंद नहीं था। क्योंकि वह एक तो कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी थे, 3 बार जेल जा चुके थे और फिर न जाने किस दिन फिर से उन्हें जाना पड़े। उनका रूप रंग रहन सहन इत्यादि बहुत खराब था, जिसके कारण कि उन्होंने सिर्फ ये बहाना बना के कि गौरी की माँ अर्थात कुंती पुराने ख्यालात की है, इसलिए बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करेगी। सीताराम जी को तो यह समझ में आ ही गया कि यह विवाह न करने का बहाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भिजवा दी, जिसका कि उत्तर आया कि जन्मपत्री नहीं मिली, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। अब इसके आगे आप देखिएगा, राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था, जो कि वो अभी तक वो योग्य वर की तलाश कर रहे थे। अब उन्हें दूसरा वर मिल चुका था जो कि बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी और उस शासन व्यवस्था में उस शासन के ही कर्मचारी बनके वह नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कहीं सुंदरता देखी जा सकती। हम लोग हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार ही पसंद नापसंद करते हैं, जिनके कारण उन्होंने कहा बदशक्ल भी कहे जा सकते हैं, लेकिन पुरुषों की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेन देन का झगड़ा यहाँ भी न था। पहली शादी थी, माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिशः धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। अब आप तुलना देख लीजिएगा, वहाँ 35-36 साल थी सीताराम जी की, यहाँ 24-25 साल। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, वह कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी थे, 3 बार जेल जा चुके थे और न जाने फिर कब जाना पड़े। यहाँ पर ये नायब तहसीलदार के पद पर थे। अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते, और उनका हृदय दर्पण की तरह साफ, कपटी नहीं इत्यादि देख लीजिएगा। उनकी दूसरी शादी थी, इनकी पहली शादी थी। उनके 2 बच्चे थे, जिन बच्चों के लिए वह शादी करना चाहते थे, और यहाँ माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। विवाह आगामी आषाढ़ जो अभी आप लोगों को आषाढ़ का एक दिन आपने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था हिंदी के महीने में ये जो सावन महीना चलता है, इससे जो पहले रहता है उसे आषाढ़ का महीना कहा जाता है। तो उसी में आगामी माने आने वाला और गत माने बीता। गत और विगत 2 चीज़ आपका होता है। तो विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां हो रही थी। राधा कृष्ण जी बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। क्योंकि भाई अब उनकी पसंद का वर मिल गया था, जिसके कारण वह गहने कपड़ों का पिता होने का चुनाव कर रहे थे। सोचते थे देर से शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद
छोटा साहब हो गया, क्योंकि भाई नायब तहसीलदार थे तो हर सुख सुविधा सब कुछ मिलेगी सरकार की तरफ से। तो वही माँ सोचकर खुश होती कि बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए। अर्थात कल्पना लोग, स्वप्न लोग, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो माँ भी उन्हीं सपनों में खोई रहती थी। किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और आ जाती याद सीताराम जी की बात। बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी। क्या मेरी गौरी ही है? अर्थात वही चीज़ कि व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मन और बुद्धि, मन मेरा जो होता है वह कल्पना की उड़ान में उड़ता है, लेकिन बुद्धि जो होती है वह हमें उचित और अनुचित का मार्ग दिखाती है, जिसके कारण कुंती के मन में ये ख्याल आता। फिर वो सोचती, क्या मेरी गौरी और भी तो संसार में लड़कियां हैं, कर ले शादी, जब उनको सिर्फ एक धाय की ही जरूरत है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहे। अर्थात जिस लड़की का आप जीवन तय करने जा रहे हैं, उसके भविष्य को आप निश्चित करने जा रहे हैं, उससे आपने एक बार भी नहीं पूछा कि वह वर मुझे नापसंद था और यह वर मुझे पसंद है। उसकी इसके बारे में कोई भी राय नहीं या विचार नहीं पूछा गया। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती, और साथ ही याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। पहले तो आप कह दीजिएगा भोले भाले बच्चों का मुंह, और सीताराम जी की 3 विशेषता विनयी हैं, नम्र हैं और सादगी है। विनयी जो कि उनकी विनयशीलता आप उनके चरित्र के आधार पे कर दीजिएगा, नम्र, और सादगी क्या थी कि जो कि वहाँ दिखाने आए थे, लड़की देखने भी आए थे, तो बच्चों को या अपने किसी भी प्रकार का दिखावा या आडंबर नहीं किया था। वही गौरी को याद आ जाता। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप झुक जाता। क्यों? देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। अर्थात जो देश के प्रति भक्ति की भावना रखते हैं, जो त्यागी हैं, जिन्होंने अपने सुख सुविधा का त्याग करके सिर्फ भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही जिन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य मान लिया, उनके प्रति गौरी का माथा श्रद्धा से झुक जाता। कह रहे हैं सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उत्सर्ग कर देना यानी आहुति दे देना। अर्थात उन्होंने भी, सीताराम जी भी तो चाहते तो यह खादी के कपड़े इत्यादि, या क्यों वह कांग्रेस दफ्तर में जाते, वह भी तो अपने जीवन की सुख सुविधा और आराम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदारी नहीं मिल जाती? अगर हर व्यक्ति इसी तरह से सोचे तो उसी पर उन्होंने बोला कि बीए तो वो भी पास किए हुए थे, तो फिर उन्होंने अपने प्राणों के लिए, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी जिम्मेदारी, अपने देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने आकर के कांग्रेस दफ्तर इत्यादि में नौकरी कर ली। उन्होंने भी क्यों नहीं ब्रिटिश सरकार की गुलामी बर्दाश्त की? क्यों? क्योंकि यदि वह प्रयत्न करते, बीए पास थे, तो क्या उन्हें नायब तहसीलदारी न मिल जाती? मिलती क्यों नहीं? पर सीताराम जी को सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। अर्थात अपना स्वाभिमान, 2 चीज़ें हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें स्वाभिमान यानी अपना जो है, कहते हैं कि हमारी 3 चीज़ें होती हैं, माथा, सिर और आँखें, हमें कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देना चाहिए। और इन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस ब्रिटिश सरकार की गुलामी पसंद नहीं की। इसी पे आधार पे ये कहा गया है कि यदि वह गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उनके होने वाले बर नायब तहसीलदार साहब। अब इनकी, जिन्हें अपने आराम
अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं। बर नायब तहसीलदार साहब, जो कि पिता के लिए माता के लिए बहुत योग्य थे, उनके लिए गौरी के मन में किस प्रकार के भाव हैं, क्या हैं, जिन्हें अपने आराम और अपने ऐश के लिए, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की यदि गुलामी करेंगे तभी तो उन्हें आराम मिलेगा, तभी तो उन्हें जीवन में सुख सुविधा मिलेगी। तो ऐश यानी दिखावा रूपी आडंबर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अर्थात ब्रिटिश सरकार के जरा से इंगित मात्र अर्थात सिर्फ वो संकेत, उनकी आंखें कहे नहीं कि मैं तुरंत अपने जो भारतीय हमारे भाई बहन हैं उनके गले पे छुरी फेरना, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करना, वो भले दिन भर खेतों में काम करें लेकिन फिर भी सब कुछ उनसे वसूल कर लेना। तो इसीलिए कहा गया कि जरा से इंगित मात्र पर निरीह माने भोले भाले देशवासी अर्थात भारतवासियों के गले पर छुरी फेरना अर्थात उनकी हर प्रकार से कष्ट पहुंचाने में, उनकी दिन भर की जो पैसे हैं, दिन भर की जो उनकी मेहनत है, उस मेहनत के धन को खींचने में जरा भी संकोच या हिचक। क्यों? जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और वे दुम हिलाते हुए निंद से निंद अर्थात घृणित से घृणित कर्म, और कुछ चांदी के टुकड़े फेंक देना अर्थात थोड़े से धन के लिए, थोड़े से अपने आराम और ऐश के लिए दुम हिलाते हुए अर्थात उनकी चाटुकारिता करते हुए, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट की चाटुकारिता करते हुए निंद से निंद कर्म अर्थात घृणित से घृणित कार्य करने में भी किंचित लज्जित। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके मनोभावों को जानने वाला वहाँ कोई नहीं। वह रात दिन इसी पीड़ा से विकल यानी बेचैन रहती कि वह बहुत चाहती थी कि वह अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न करे, किंतु लज्जा और संकोच होने के कारण वह कह नहीं पाती। जो विवाह की तिथि नज़दीक आ रही थी, त्यों उसके गौरी की चिंता बढ़ती ही जा रही। इस पैराग्राफ को जो दूसरी क्लास में लूँगी, जो लास्ट पैराग्राफ है, इसे आपका कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंगित मात्र वाला, उसे आप फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि जब मैं दूसरी क्लास लूँ तो उसमें फिर से उसे स्पष्ट कर दूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंगित मात्र पर किस प्रकार से दुम मिलाते हुए निंद से निंद कर्म करने में भी वह जरा भी संकोच नहीं करते। क्योंकि वह अपने आराम और ऐश के लिए दुम हिलाते हुए, अब उनका स्वाभिमान नहीं है। क्योंकि उन्हें तो सिर्फ आराम और ऐश ही चाहिए। इनके आधार पर ये आपको स्पष्ट किया गया है और वह मैं आगे फिर से करूँगी और इसके बाद स्पष्ट कर देती हूँ लास्ट आपका, और इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको क्लास में जो रहेगा वो वीडियो के द्वारा ही माध्यम से लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगी बोल करके, उसे आप एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। उसे आप लिखिएगा जब भी स्कूल खुलेगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन्हें जब स्कूल खुलता है उसके बाद देखे जाए।